गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन कवकों के पोषण की बात कर रहे थे, ठीक है, कि भाई कवकों का जो पोषण है, ठीक है, उसमें अपन ने पढ़ा था भाई पोषण किस प्रकार से होता है। तो 3 रूप से पढ़ा था, परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी, इस रूप में बात की थी, ठीक है। आज अपन कवकों का जो वर्गीकरण है वो स्टार्ट करने वाले हैं कि भाई कवकों का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से होता है, इसकी बात करेंगे। किस प्रकार किस आधार पर किया गया है, कितने भागों में बांट रखा है, उसकी बात करेंगे। तो आज अपन जो है एग्रीकल्चर बायोलॉजी के अंदर कवकों का वर्गीकरण स्टार्ट करने वाले हैं। तो ठीक है, कवकों का वर्गीकरण। कवकों का वर्गीकरण, कि भाई कवकों का वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया गया है, उसकी बात करेंगे, ठीक है। उसकी सामान्य भाई किस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है, क्या इसका आधार, इसकी बात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले कि भाई कवकों के वर्गीकरण विज्ञान के जनक माने जाने वाले जो आपके लिनियस है, इन्हें कवकों को किस में रखा था, वनस्पति जगत में रखा था। भाई जो आपके वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, ठीक है। किसको, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। इन्होंने कवकों को किस में रखा था, पादपों में। किसके साथ रखा, कवकों को पादपों में रखा, वनस्पति जगत के साथ रखा। लेकिन वर्ष 1969 के अंदर जो व्हीटेकर थे, व्हीटेकर आपने 11 में पढ़ चुके हैं, 5 जगत प्रणाली दी थी इन्होंने। तो व्हीटेकर ने जीवित जीवों के लिए 5 जगत वर्गीकरण दिया था। इन्होंने क्या दिया था, 5 जगत वर्गीकरण दिया था। तो 5 जगत वर्गीकरण दिया था, जिसमें कवकों को क्या किया, फंजाई जगत में रखा। तो इन्होंने इनके अनुसार इन्होंने कवकों को कहाँ रख दिया, फंजाई जगत या आपके कवक जगत कह सकते हैं, ठीक है, फंजाई जगत में रख दिया। और फिर आए पीए, आपके वैज्ञानिक आए पीए सकार्डो, ठीक है। इन्होंने कवकों को उनके कवक जाल में पट और जो आपके इन्होंने क्या किया, कवकों में जो आपके पट पाए जाते हैं, कवकों में जो पटयुक्त या पटहीन जो होते हैं, पटयुक्त या पटहीन जो स्थिति होती है, ठीक है, वह लैंगिक जनन के आधार पर 4 भागों में बांट दिया। लैंगिक जनन, तो इन्होंने क्या किया, आपके पी सकार्डो जो थे, उन्होंने कवकों को पट जो पाए जाते हैं, पटयुक्त पटहीन अपन पढ़ चुके हैं सेप्ट में, और लैंगिक जनन के आधार पर कवकों को क्या कर दिया, आपके 4 भागों में बांट दिया। कौन कौन से 4 भाग, पहला देख लीजिए आप, फाइकोमाइसिटीज, दूसरा इन्होंने रख दिया एस्कोमाइसिटीज, और तीसरा जो इन्होंने रखा वो आपके था बेसिडियोमाइसिटीज, और चौथा आपको इन्होंने कहता था ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो इन्होंने क्या कर दिया, इनको 4 भागों में वर्गीकृत कर दिया। किसकी उपस्थिति के आधार पर, कि जो पटयुक्त और पटहीन होते हैं, कि कुछ कवक पटयुक्त होते हैं, कुछ पटहीन होते हैं, और लैंगिक जनन के आधार पर, ठीक है। इन्होंने ये क्या किया, आपके संक्षिप्त वर्णन इन्होंने किया कि भाई किस प्रकार से ये वर्णन किया। देखिए इन्होंने कुछ सारणी बना के भी दी, भाई क्या क्या इन्होंने लक्षण बताया, उसकी बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या देते हैं, वो चार्ट बना लेते हैं अपन, ठीक है, फिर आगे और बात करते हैं। देखिए अपन इसका जो पहले वर्ग लिख लेंगे, ठीक है। वर्ग के बाद कवक जाल किस प्रकार का है, उसकी बात कर लेंगे। इसके बाद लैंगिक बीजाणु के, लैंगिक जनन किन बीजाणुओं के द्वारा होता है, उनकी बात कर लेंगे। और फाइनल में अपन इसको एग्जाम्पल छोड़ देंगे ना। तो इसको अपन डिवाइडेशन कर लेते हैं अलग से। ये क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे आपको, उदाहरण, ठीक है। इनको अपन क्या अलग अलग मार्कर से रिप्रेजेंट करते जाएंगे ताकि कोई डाउट नहीं रहेगा।
देखिए सबसे पहले उन्होंने किसी को ले सकते, 4 लिया था उन्होंने, आप क्रम संख्या डाल दीजिए। एक नंबर लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं फाइकोमाइसिटीज की। फाइकोमाइसिटीज, इसमें कवकजाल कैसा होता है? पठहीन, जानते हैं पठहीन और साकित। क्या हाइफे जब बाहर निकल जाते हैं तो साकित हो जाते हैं? नहीं निकलते, सीधी लाइन रहते तो। और लैंगिक बीजाणु किस प्रकार होते हैं? निषिक्तांड, जैसे ओस्पोर या आपके जाइगो बीजाणु कहते हैं। जब क्या होता है, युग्मनज जो बनता है उसके चारों तरफ एक भित्ति बन जाती है, उसे बोल देते हैं निषिक्तांड। कोई अलग संरचना नहीं है जाइगो बीजाणु, ठीक है। या जाइगोस्पोर इसे या ऊस्पोर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल जो हैं वो एल्ब्यूगो है, एल्ब्यूगो, स्क्लेरो स्पोरा, स्क्लेरोस्पोरा, राइजोपस, ठीक है। ये आपके इन्होंने वर्गीकरण किया इस प्रकार से। और फिर सेकेंड जो इन्होंने रखा उसकी बात करते, देखिए सेकेंड में एस्कोमाइसिटीज की बात कर लेते हैं। एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। इसमें किस प्रकार से? पट्टयुक्त व शाखित, क्या कवकजाल माइसिलियम की बात हो रही है। इसमें कौन से बीजाणु बनते हैं? एस्को बीजाणु, एस्कोमाइसिटीज में एस्को बीजाणु। ये कोई अलग संरचना नहीं होती है, इनमें जो चलन करने वाली संरचनाएं होती है उनको नाम दे रखा है उनके वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग। इसके एग्जाम्पल है क्लेविसेप्स और एरिसाइफी। ये दूसरा हो गया। तीसरे की बात करें अपन तो तीसरा आपके बेसिडियोमाइसिटीज, और ये जो होते हैं पट्टयुक्त शाकित होते हैं। बेस नाम से वैसे बेसिडियो बीजाणु। और एग्जाम्पल पक्षिनिया है, एस्टिलागो है। ये आपके हो गए 3। और फोर्थ की बात कर लेते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज की, जैसे अपन कवक भी कहा जाता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज क्या है? पट्टयुक्त और शाखित। लैंगिक बीजाणु का अभाव होता है या अलैंगिक बीजाणु होता है, लैंगिक बीजाणु नहीं पाया जाता है इसके अंदर, इसलिए इसे अपन कवक भी कहते हैं। लैंगिक बीजाणु का अभाव या अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया। वे अलैंगिक बीजाणु कौन सा पाया जाता है? उसका नाम क्या है? कोनिडिया। एग्जाम्पल अल्टरनेरिया, सार्कोस्पोरा और फ्यूजेरियम। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ये किसके अकॉर्डिंग थे? आपके वैज्ञानिक का नाम था, आपके अभी पढ़ा था अपने, सरकार्डो के अकॉर्डिंग थे। उन्होंने इस प्रकार से 4 भागों में मुख्य वर्गीकरण किया था। देखिए सिंपल से याद करने का तरीका क्या है, दोनों में तो बीजाणु जो बनेंगे नाम से, एस्को बीजाणु, बेसिडियो बीजाणु, इनमें तो बनते ही नहीं है, नहीं बनते तो कोनिडिया हो गया। फाइकोमाइसिटीज में आपको याद रखना है जाइगो बीजाणु, जाइगोट बनता है, जाइगो बीजाणु या निषिक्तांड भी कहते हैं। और एग्जाम्पल आपको क्या याद करने हैं सबके, जरूरी भी आपको पता ही होना चाहिए कि कौन से वर्ग के अंदर कौन सा एग्जाम्पल आता है। और यहाँ ये पॉइंट तो याद होगा, ये को छोड़ के बाकी सभी पट्टयुक्त है, शाखित हैं। इसमें भी शाखित और पॉइंट सेम ये कि ये अलग है, ये पठहीन है, बाकी सब पट्टयुक्त है। तो ये तो वर्गीकरण किसने दिया था? सरकार्डो ने दिया था। अब देखिए इसके आगे कुछ क्या चेंजेज है उनकी बात करते हैं। देखिए
आधुनिक युग में क्या हुआ, कुछ परिवर्तन कैसे उनकी बात करेंगे। देखिए इसको हटा देते हैं। कि वे आधुनिक युग में त्वरित उच्च परिणाम देने वाले उपकरणों व आणविक अनुसंधानों के बाद में कवकों के वर्गीकरण में बहुत से बदलाव किए गए और सभी जीवित जीवों को आपके वोइज व सहयोगियों ने, कि जितने भी सभी जीवित जीवित हैं उनको वोइज, वैज्ञानिक का नाम क्या है आपके, वोइज के वोइज व उसके सहयोगी जो थे सहयोगियों ने, कि वोइज व सहयोगियों ने क्या किया आपकी इन्होंने जो आपके 16S RRNA जो होता है 16S RRNA, ठीक है, या फिर अपन कह सकते हैं 18S RRNA के आधार पर 3 डोमेन कि इन्होंने क्या किया, इनके आधार पर 3 डोमेन, क्या 3 डोमेन सिद्धांत दिया। उसमें क्या किया, एक रखा आर्किया, दूसरे डोमेन को कहा आपके बैक्टीरिया, और तीसरे जो डोमेन है, ठीक है, इसे कहा यूकेरिया। भले ये वैज्ञानिक हुए थे, इन्होंने क्या किया था, अब देखिए ये आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, जब अपन ये राइबोसोम पढ़ते हैं 70S और 80S, तो उसमें जब उनका वर्गीकरण किया जाता है तो राइबोसोम जो निर्माण है वो आपके उनका निर्माण होता है राइबोसोमल आरएनए के द्वारा होता है। तो उसमें जो आपके ये 16S RNA है ये बिलोंग करता है आपके 70S की छोटी उप इकाई होती है, ठीक है, जिसे अपन पढ़ चुके हैं कि भाई 70S जो है वो 50 और 30 से मिलकर 30S की उप इकाई है, ठीक है, 30S, और ये जो आपकी ये 40S की है। तो जब इनके आधार पर उन्होंने क्या किया, इसको 3 डोमेन में बांट दिया, 3 भागों में बांट दिया। और यूकेरिया को देखो, और जो कवक है इसको यूकेरिया में रख दिया, कि उन्होंने क्या किया, 3 डोमेन बांटा और कवक को किस में रख दिया, यूकेरिया के अंतर्गत रख दिया। तो कवक को वोइज व उसके सहयोगियों ने 3 जगह जो आपके सिद्धांत दिया गया, ठीक है, 3 जगह आर्किया, बैक्टीरिया, यूकेरिया, तो यूकेरिया के अंदर इसको कवक को रख दिया, किसने, आपके वोइज व उसके सहयोगियों ने। उसके बाद में क्या हुआ कि वे क्रिक व उसके सहयोगी आए, क्रिक व उनके सहयोगी जो थे, इन्होंने क्या किया, कवकों का नवीन वर्गीकरण प्रस्तुत किया और इन्होंने कि भाई इन्होंने क्या किया, सहयोगी द्वारा कवकों का नवीन वर्गीकरण प्रस्तुत किया और उसे क्या, देखो एक नाम देखिए, एंसवर्थ एंड बिस्बिज डिक्शनरी ऑफ फंजाई, डिक्शनरी ऑफ फंजाई नामक पुस्तक में क्या क्या क्रिक व सहयोगी थे, उन्होंने कवकों का नवीन वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी किताब एंसवर्थ एंड बिस्बिज डिक्शनरी ऑफ फंजाई नामक पुस्तक में इन्होंने प्रस्तुत किया। तो ये इनकी क्या पुस्तक है जिसके अंदर इन्होंने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया, और जो उच्च कक्षाओं में प्रचलित है, जो हायर क्लासेस के अंदर लागू होती है। तो आप बड़ी क्लासेज में पढ़ेंगे 12th के बाद जब कॉलेज के अंदर उनके, तो वहाँ पे काम आएगी। और पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले प्रमुख जो आपके कवक वंश हैं, कि वे पातों जो रोग उत्पन्न वाले जितने भी कवक वंश हैं उनको निम्न प्रकार से बांटा, जिसमें देखिए एल्बुगो है, कौन कौन से कवक वंश है जो रोग फैलाते हैं, जिसमें एल्बुगो आ गया, स्क्लेरोस्पोरा, देखो आपके सब आ रखे हैं ये, स्क्लेरोस्पोरा, फाइटोप्थोरा, इसके अलावा देखिए क्लेविसेप्स, फिर एरिसाइफी, पक्षीनिया,
अस्टिलागो। ऐसे कुछ कवक वंश हैं जो पादपों में रोग फैलाते हैं। अल्टरनेरिया, फ्यूजेरियम, सार्कोस्पोरा, कोलेटोट्रैकम, व राइजोक्टिनिया, राइजोक्टोनिया। ठीक है, ये इत्यादि जो है क्या करती है, रोग फैलाने का कार्य करती है। देखिए अब आपको सोचो से कवक वर्गीकरण में जो आपने सबसे पहले वर्गीकरण पढ़ा था, जो मैंने अभी आपके सामने चार्ट बनाया था, जो आपको दिया गया था सार्कोडो के द्वारा, वो याद कीजिए आप, वो आपकी इसमें क्वेश्चन बन सकता है। बाकी आपको बेसिक नॉलेज पूछे तो वर्गीकरण वही जो उसके सहयोग नहीं दिया, किस आधार पर दिया, 16S RNA और 18S RNA के आधार पर 3 भागों में बांटा, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया। तो कवक है तो कवक को किसमें रखा, यूकेरिया, 2 याद में छोड़ देना, यूकेरिया में रखा। फिर क्रिक और सहयोगी आए जिन्होंने अपनी किताब लिखी है एंसवर्थ एंड बिस्बिस डिक्शनरी ऑफ फंजाई। ये पुस्तक जो अभी आपके बड़ी क्लासेज में प्रचलित हुआ, इसका याद रखना, वैज्ञानिक क्रिक का पूछ सकते हैं पुस्तक का नाम क्या था। बाकी कौन कौन से कवक वंश हैं जो रोग फैलाते हैं, उनमें से आप 3-4 याद कर लीजिए, एल्बुगो, सार्क, स्क्लेरोस्पोरा, जो आपको अच्छे से याद हो याद कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ कवक जो है वो लाभदायक भी होती है। ठीक है, उनकी बात कर लेते हैं कि कौन सी कवक जो लाभदायक होती है, ज़्यादातर कवक वो नुकसान पहुँचाती है। अब लाभदायक कवक की बात करते हैं, देखिए तो लाभदायक कवक में देखिए बात करते हैं कि लाभदायक कवक जो कौन कौन सी, इसकी बात करते हैं। देखिए जो अपने फायदेमंद होती है, उसका उपयोग होता है, उसकी बात करते हैं कि लाभदायक कवक जो है, इसमें सबसे पहले जो कवकों को बेकरी व शराब में काम में लिया जाता है कि बेकरी प्रोडक्ट जो भी है, ठीक है, वह शराब सबसे ज़्यादा कौन सी काम आती है, आपको पता है, यीस्ट काम आती है। इसका नाम क्या है, सैक्रोमाइसीज। ठीक है, एक कोशिकीय कवक है, एक कोशिकीय कवक जिसका नाम है यीस्ट, जैसे अपन कहते हैं सैक्रोमाइसीज। सैक्रोमाइसीज कहा जाता है, सैक्रोमाइसीज सर्वेसी पूरा नाम है। ठीक है, ये क्या करती है आपके, और ये क्या कर सुपाच्य उच्च प्रोटीन हेतु, देखो एक तो इनका उपयोग किया जाता है शराब और बेकरी प्रोडक्ट के अंदर, किसका, यीस्ट का, जिसका माना सैक्रोमाइसीस सर्वेसी, पूरा नाम लिख देता हूँ, सर्वेसी, हिंदी ये इसका वैज्ञानिक नाम है। ये कवक है, किसमें काम आती है, बेकरी प्रोडक्ट और शराब बनाने में काम आती है। इसके अलावा जो है आपके सुपाच्य उच्च प्रोटीन युक्त के प्रोटीन, देखो सुपाच्य, दूसरी प्रोटीन क्या है, कवक है सुपाच्य, अच्छे से पाचित हो जाती है, उच्च प्रोटीन सोर्स है। उच्च प्रोटीन जो है इससे बनी होती है, क्या नाम है आपके, मशरूम। ठीक है, किस नाम से, क्या नाम कवक का, मशरूम का काम लिया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा जो मशरूम काम आती है उसकी कौन सी है, बटन मशरूम। ठीक है, मशरूम कौन सी, बटन मशरूम, ये ऐसे बोलते हैं एगेरिकस, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, एगेरिकस, ध्यान रखना। और इसी तरह पादपों के रोग नियंत्रण के लिए, कि पादपों में रोग नियंत्रण के लिए, ठीक है, तो पादपों में रोग नियंत्रण के लिए जो फफूंद काम आती है, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, रोग नियंत्रण, तो मित्र फफूंद कहा जाता है। क्या नाम है इसका, मित्र फफूंद। और इसका नाम क्या है, ट्राइकोडर्मा, इसे क्या नाम है इसका वैज्ञानिक नाम, ट्राइकोडर्मा का उपयोग किया जा रहा है। तो एकदम ध्यान रखना, 3 ऐसी कवक है जो लाभदायक है कि बेकरी व शराब बनाने में, बेकरी प्रोडक्ट जितने भी केक बनते हैं, ब्रेड्स बनती है, सब में। ठीक है, तो कौन सी कवक काम आती है, जो एक कोशिकीय कवक है, पूछ सकते हैं किस प्रकार कवक, एक कोशिकीय कवक का नाम क्या है, यीस्ट, वैज्ञानिक नाम क्या है, सैक्रोमाइसीस सर्वेसी। दूसरा है उच्च प्रोटीन युक्त पदार्थ, कौन सी कवक है जो सुपाच्य अच्छे से पाचित हो जाती है, मशरूम। मशरूम में कौन सी, बटन मशरूम, वैज्ञानिक नाम एगेरिकस। ठीक है, पादपों में रोग नियंत्रण के, पादप में जो रोग हो जाता है उसको नियंत्रित करने के लिए कौन सी कवक काम ली जाती है, उसे बोलते हैं मित्र फफूंद या ट्राइकोडर्मा कहा जाता है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना कि ये ज़्यादातर सबको पता है कवक हानिकारक है, कुछ लाभदायक पॉइंट्स भी पूछ सकते हैं। तो इन लाभदायक पॉइंटों को आप उनको अच्छे से ध्यान रखना कि लाभदायक पॉइंट कौन कौन से हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है।
और पूछा भी जा सकता है सामान्य रूप से। इसके आगे देखिए अपन स्टार्ट करते हैं जीवाणु। कवक पूरा हो गया, बैक्टीरिया की बात करते हैं। ज़्यादा डिटेल है नहीं यहाँ पे, बाकी कवक तो बहुत लंबा चौड़ा चल जाता है, जितना है उतना ही बात करेंगे। देखिए अब नई हेडिंग आ गई अपने दूसरे नंबर पे, पहले कवक हो गई, दूसरा जीवाणु, ये ऐसे कहते हैं बैक्टीरिया। क्या बैक्टीरिया क्या है कि जीवाणु, पहली बात तो प्रोकैरियोटिक है। ये जीवाणु देखिए महत्वपूर्ण बात करते हैं, जीवाणु या जो बैक्टीरिया होते हैं प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव। प्रोकैरियोट आप पढ़ चुके 11वीं क्लास में, ऐसे कोशिकाएं जिनमें केंद्र विकसित नहीं होता है, कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, और वेल डेवलप इनका जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाता है, सब किस में आते हैं आपके प्रोकैरियोट के अंदर आते हैं। एक कोशिकीय जिनके अंदर एक कोशिका होती है, सूक्ष्म जीव जिनको नग्न आंखों से नहीं देख सकते। और ये क्या होते हैं, कोशिका भित्ति से घिरे होते हैं। इनमें क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति पाई जाने की वजह से कुछ जो वैज्ञानिक इसको पादपों में भी काउंट करते हैं। और ये किसके द्वारा जनन करते हैं, तो ये द्विखंडन विधि के द्वारा आपके क्या करते हैं, जनन करके अपने आप को डबल कर लेते हैं, द्विखंडन द्वारा विभाजित होते हैं। ये तो इनकी सामान्य जानकारी होगी। अब देखिए जीवाणु के बारे में, सर्वप्रथम जीवाणु की खोज जो है वो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे लीवेनहॉक के। जीवाणु की जो खोज है सर्वप्रथम वैज्ञानिक का था इंग्लैंड का, क्या नाम था, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, आप लीवेनहॉक याद कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने 1676 में किया था, जब आपको पता है जीवित कोशिका को देखा था। और क्या नाम दिया था ऐसे, तथा एनिमल क्यूल्स, एनिमल क्यूल्स नाम रखा गया था, ठीक है। तो एनिमल क्यूल्स नाम रखा गया था। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज का श्रेय भी इन्हीं को जाता है, कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज का भी श्रेय किसको जाता है, लीवेनहॉक को। जीवित कोशिका की खोज पढ़ चुके हैं आप 11वीं क्लास में, कोशिका वाला चैप्टर पढ़ा था। जीवित कोशिका खोज किसने की थी, लीवेनहॉक ने। इसी बात में सर्वप्रथम सन 1878 के अंदर टीजे बरिल ने जीवाणुजनित पादप रोग को नाशपति के दग्ध या अंगमारी रोग की खोज की थी, कि सन 1876 के अंदर सबसे पहले आपके 78 के अंदर टीजे बरिल ने क्या किया था, आपके जीवाणुजनित पादप रोग, ये सबसे पहले पादपों में जो रोग होता है जीवाणु द्वारा, कौन सा था, नाशपति के दग्ध अंगमारी रोग। तब सर्वप्रथम ध्यान रखना इस चीज का, जीवाणु द्वारा पादपों रोग होता है, उसका सर्वप्रथम किसने बताया था, टीजे बरिल ने बताया था। कौन सा रोग, नाशपति के दग्ध अंगमारी रोग की खोज की थी, इसके अलावा ये रोग किस जीवाणु की वजह से फैलता है, तो इस जीवाणु का नाम क्या था जो ये रोग फैलाता है, तो जीवाणु था आपके इरविनिया एमाइलोवोरा नामक ये जीवाणु की वजह से फैलता है, ठीक है। कि इस जीवाणु की वजह से ये रोग क्या होता है, आपके उत्पन्न होता है। और इस रोग के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन था, सबसे पहले टीजे बरिल था, कि भाई ये आपके जीवाणुओं की थोड़ी पृष्ठभूमि होगी। जीवाणु क्या है, तो जीवाणु प्रोकैरियोट है, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, और द्विखंडन के द्वारा खंडन के द्वारा विभाजित होकर नए दो को जीवाणु निर्माण करता है। सर्वप्रथम जीवाणु की खोज जो है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी 1676 के अंदर, और एनिमल क्यूल्स नाम दिया था। और सबसे पहले जीवित कोशिका को देखने का श्रेय भी किसको जाता है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को ही जाता है। इसके बाद में सर्वप्रथम आपके 1878 में वैज्ञानिक हुए थे टीजे बरिल,
ठीक है। इन्होंने सबसे पहले पादपों के अंदर के पादप जो है वो जीवाणु के द्वारा संक्रमित होते हैं, तो उस रोग को बताने का जो काम किया, ठीक है। और इन्होंने बताया कि नाशपाती का जो दग्ध अंगमारी रोग है इसकी खोज की और बताया कि भाई ये रोग जो है पादपों के द्वारा फैलता है, जीवाणु द्वारा फैलता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक थे कि भाई जीवाणु के द्वारा पादपों में भी रोग फैलता है। उस जीवाणु का नाम क्या था कि किस जीवाणु की वजह से रोग फैला था, इरविनिया एमाई आपके एमाइलोवरा की वजह से फैला था। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। इसके आगे जीवाणु के गुण हैं, इसके क्या प्रकार है, उनकी बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।